सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पैड, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट नंबर 6 पर। और ये जो टेस्ट है हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है 1 जनवरी से ना। 1 जनवरी 2024 से हमने ये सीरीज लगभग बंद ही कर दी थी, ठीक है, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस या किसी और चीज़ के कारण उन पर डिस्कस ना करते हुए अपने टेस्ट पे आते हैं, क्योंकि आपका जो ये साल है उसका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम नहीं चाहते कि भाई हमारे चैनल पे आपका 1 मिनट या 2 मिनट भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट नंबर 6 से। और हैप्पी न्यू ईयर से मेरे को ये चीज़ याद आई कि भगवान करे आपको इस साल बहुत ज़्यादा सक्सेस, हैप्पीनेस सब कुछ मिले, ठीक है। तो इसी होप के साथ हम मेहनत भी स्टार्ट करते हैं 1 तारीख से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और ये जो है टेस्ट नंबर 6 हमारा हिस्ट्री के जो है टोटल 2 पार्ट्स हो चुके हैं। ये हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है, और वैसे अगर टोटल सीरीज में देखा जाए तो टेस्ट 6 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है, विद रेफरेंस टू सैयद अहमद खान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैयद अहमद खान के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले है, इन 1875 ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन लाहौर। सेकंड बोल रहे हैं, ही इंटरप्रेटेड द कुरान इन लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रैशनलिज्म एंड साइंस। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब आपको ये दोनों स्टेटमेंट देखनी है और बतानी है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, कौन सी हमारी रॉन्ग है। तो आप बताओ इनमें से देख के। तो जैसे ही आप इसका आंसर लगाओगे तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है कि 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये इन्होंने लाहौर में नहीं खोला। ये इन्होंने कहाँ पे खोला था? ये इन्होंने अलीगढ़ में खोला था। कहाँ पे खोला था? ये अलीगढ़ में खोला था। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने कुरान को, ये स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया था कंटेम्प्रेरी रैशनलिज्म और साइंस की लाइट में। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। हमें बतानी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी होगी? तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई इसमें कौन सी? सेकंड स्टेटमेंट। ये समझ में आया कि इसका आंसर बी कैसे आया? सर सैयद अहमद खान के बारे में आपको बताना है कि ये चीज जो थी, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था। वो कहाँ पे खोला था? इन्होंने अलीगढ़ में खोला था। इन्होंने एक मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी भी बनाई थी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी भी बनाई थी। वो कहाँ पे बनाई थी इन्होंने, ये मेरे को बताओ। वो उन्होंने बनाई थी कहाँ पे? कलकत्ता में। मोमदन लिटरेरी सोसाइटी इन्होंने कहाँ पे बनाई थी? कलकत्ता में बनाई थी। और कब बनाई थी? 1863 में। मतलब उससे पहले इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई थी, मोमदन लिटरेरी सोसाइटी, ठीक है। तो इन्होंने मोमदन लिटरेरी सोसाइटी भी बनाई, इन्होंने कॉलेज भी बनाया, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी बनाया। इसके अलावा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर थे। जो ये थी ना वहाँ की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके भी मेंबर थे ये। कब? 1878 में ये मेंबर बने थे, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी ये मेंबर थे। इसके अलावा इनको नाइटहुड की भी उपाधि मिली थी, ठीक है। 1888 में इनको क्या मिला था? नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा और इनकी क्या है, आपने इनकी शायद एक मैगजीन पढ़ी होगी, उसका नाम क्या है? ताहदीद उल अकलक, कुछ ऐसा नाम है इनका, ठीक है। तादीद उल अकलक इनका कुछ नाम है। इसमें क्या बताया गया, मतलब मैनर्स या फिर मोरल्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया गया। उस पे ये इनकी एक मैगजीन है, ठीक है। तो तादीद उल अकलक इनकी एक मैगजीन है जो इन्होंने लिखी थी मैनर्स और मोरल्स के इम्प्रूवमेंट पे। और ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनको किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए? उनको कंसंट्रेट करना चाहिए एजुकेशन पे, उनको कंसंट्रेट करना चाहिए जॉब्स पे, पॉलिटिकल साइड पे उनको उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। मेनली उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के बारे में बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं उनको मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की थी किसने? सर सैयद अहमद खान ने। तो ये सारी चीज़ें हमने 2-3 चीज़ें इसके बारे में और देख ली हैं, इन्होंने क्या क्या बनाया था और ये क्या क्या थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोलता है? हु अमंग दी फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। देखो सबसे पहले तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब का नाम आते ही आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। क्यों?
इसमें क्या बताया गया है, ए क्रिटिक ऑफ नॉन वायलेंस दैट सोट टू एक्सप्लेन द थिंकिंग बिहाइंड रिवॉल्यूशनरी एक्शन, जो रिवॉल्यूशनरी एक्शन के बिहाइंड की थिंकिंग के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो ये किसने लिखी थी, भगवती चरण वोरा ने लिखी थी। किसने लिखी थी, भगवती चरण वोरा ने लिखी थी, अर्ली 1930s में लिखी थी। और ये जो थे HSRA का भी पार्ट थे, और HSRA का मैनिफेस्टो भी इन्होंने लिखा था, HSRA का भी मैनिफेस्टो इन्होंने लिखा था। ठीक है, भगवती चरण वोरा, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नाम याद होना चाहिए किन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन क्या, विद रेफरेंस टू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। हमें कुछ स्टेटमेंट्स देखनी है। ठीक है, किसके बारे में, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। सबसे पहले, इट वॉज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इसको क्रिएट किया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज किया जा सके। और सेकंड है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सर्व्ड एज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया एंड वाज अकाउंटेबल टू इट। बोल रहे जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के, और वो अकाउंटेबल थे किसको, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को। इंडिया में किसी को अकाउंटेबल नहीं थे। तो हमें उसके बारे में क्या बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए क्या सही स्टेटमेंट है, कि ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही दे रखी है। सबसे पहले 1858 में इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और क्या है इस, और चीज क्या है इसमें, और चीज ये बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया ब्रिटिश क्राउन का। तो आपको पता होना चाहिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, गवर्नर जनरल जो थे ना वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के, वो अकाउंटेबल थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है कि भाई सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को जो है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होते थे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट काम ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते थे, और उनकी सैलरी वगैरह कहाँ से जाती थी, इंडियन रिवेन्यू से जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें क्या बतानी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस पे निशान लगाना कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट। तो आपको ऊपर से निशान देख के पता चल जाएगा, हाँ भाई ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो आप सीधा करेक्ट पे निशान लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको मतलब करना क्या है, आपको करेक्ट बताना है, आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन चेंज हो गई होगी, एक मिनट। तो हाँ भाई, आपकी जो स्क्रीन है वो चेंज हो गई है, मेरे ख्याल से अब आपको इधर का दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताना है, कुछ वहां पे मतलब जेनेसिस हुई थी स्वदेशी मूवमेंट में, तो उसके बारे में हमें स्टेटमेंट्स बताने हैं। सबसे पहले है इट हैड इट्स जेनेसिस इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, वहां पे उसकी जेनेसिस हुई। दूसरे बोल रहे हैं बिग जमींदार्स ऑफ बंगाल डिड नॉट एक्सटेंड सपोर्ट टू स्वदेशी कोस। बोल रहे हैं जो बिग जमींदार थे उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया स्वदेशी कोस को। और तीसरी चीज बोल रहे समितिज बनी वहां पे। ठीक है, जिससे मास सपोर्ट आया मूवमेंट में। तो इन 3 चीजों में से हमें बताना स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जो 1905 के आसपास हुआ था, उसके बारे में क्या क्या चीजें सही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है हमारी सबसे पहली चीज आ जाती है हमारी कि सबसे पहले इसका जो जेनेसिस था, क्या वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट में था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में ही इसका जेनेसिस था। सेकंड बोल रहे हैं बिग जमींदार्स ने इसमें सपोर्ट को एक्सटेंड नहीं किया। नहीं, बिल्कुल उन्होंने किया था, ऐसा नहीं है उन्होंने जमींदार्स ने सपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया, जमींदार्स का भी सपोर्ट था इस मूवमेंट में, इन्होंने भी ज्वाइन किया था। ठीक है, फिर समितिज बनी, बिल्कुल यहाँ पे समितिज बन रही। सबसे फेमस समिति कौन सी है, आपको याद होगी, एक स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति किसने, अश्विनी कुमार दत्त की जो थी। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति बनी थी, अश्विनी कुमार दत्त ने जो बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बनाई थी, बरिसाल में। कहाँ पे बनाई थी, बरिसाल ने। तो स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त ने कहाँ पे बनाई थी, बरिसाल में बनाई थी। तो ये समिति काफी ज्यादा फेमस है, जमींदार ने भी सपोर्ट दिया था, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सपोर्ट था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में इसकी मतलब जो है वो स्टार्टिंग हुई थी। और वहां पे एक बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास किया गया, इसी टाइम पे एक बॉयकॉट रिजोल्यूशन भी पास हुआ था। ठीक है, बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास किया गया था कब, 1905 में। कब, 1905 में एक बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास किया था, कहाँ पे, कलकत्ता टाउन हॉल में। कहाँ पे, कलकत्ता टाउन हॉल में।
ठीक है, तो ये चीजें हुई थी मेन स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, तो किसने सपोर्ट किया किसने नहीं किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, दो स्टेटमेंट कट जाती हैं, तो सी स्टेटमेंट हमारी जो है वो आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हमसे पूछा था क्या क्या है, ये देख लिया हमने, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाता है सी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बंगाली हिताबदी और संजीवनी ये क्या है। ये क्या है, सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए क्या है। ठीक है, इसका आंसर तो आप लगा ही दोगे कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, जर्नल्स है और न्यूज़पेपर है। ठीक है, बंगाली किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, एस एस की एस एन बनर्जी ने। ठीक है, बंगाली किसने लिखी थी, एस बनर्जी ने। हिताबदी किसने लिखी थी, द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने, द्विजेंद्र नाथ टैगोर या द्विजेंद्र टैगोर ने लिखी थी। ठीक है, नाथ टैगोर ने। और संजीवनी किसने लिखी थी, कृष्ण कुमार मित्रा। किसने लिखी थी, कृष्ण कुमार मित्रा। तो ये तीन नाम हमेशा याद रखना। ठीक है, ये तीन मैगजीन्स का नाम काफी ज्यादा आता है। ठीक है, ये मेनली था कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल वो कर रहे थे, ताकि वो इम्प्लीमेंट ना हो। मतलब ऐसा हुआ ना कि पहले उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया होगा मतलब बंगाल के पार्टीशन का, और उसके बाद पार्टीशन किया होगा। तो जैसे ही उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया उसके बाद इन्होंने मतलब अखबारों में लिखना स्टार्ट किया, जर्नल्स में लिखना स्टार्ट किया। जैसे कि बंगाली है उसमें किसकी थी, एस.एन. बनर्जी की। हिताब्दी किसकी थी, द्विजेंद्र नाथ टैगोर की। और संजीवनी किसकी थी, के मित्रा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके नाम किसने स्टार्ट किया है जर्नल, और ये किस टाइम पे इन्होंने लिखी थी, ये भी थी एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम पे, मतलब स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही इन्होंने ये भी लिखी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कनिंगम सर्कुलर के बारे में बताना है। 1930 में एक कनिंगम सर्कुलर चला था, वो किसके लिए था। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी जल्दी से लगाओ भाई, ये क्या था। ठीक है, तो याद रखना कनिंगम सर्कुलर कहाँ पे था, कलकत्ता के आसपास था। और ये क्या था, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रोकने के लिए मेनली ये जो था वो चलाया गया था। ठीक है, उसी टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को छोड़ भी दिया था। कनिंगम सर्कुलर हुआ उसके बाद बहुत सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को मतलब स्टूडेंट्स ने छोड़ भी दिया। और तो इसके ही साथ क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए। जैसे कि कामरूप कोई था ना, कामरूप अकेडमी ऑफ गुवाहाटी, कामरूप अकेडमी ऑफ गुवाहाटी, गुवाहाटी में कामरूप अकेडमी बनाई गई। ठीक है, तो ये पहली स्वदेशी स्कूल था नॉर्थ ईस्ट में। इसके सेक्रेटरी कौन थे, गौरी कांता तालुकदार। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, राय बहादुर कालीचरण सेनगुप्ता। ठीक है, राय बहादुर कालीचरण सेनगुप्ता इसके प्रेसिडेंट थे। और इसके जो हमारे सेक्रेटरी थे वो कौन थे, गौरी कांता तालुकदार। ठीक है, गुवाहाटी में ये बनी थी। और इसके अलावा शिव सागर विद्यापीठ भी बनी थी। इसके अलावा कौन सी बनी थी, शिव सागर विद्यापीठ भी बने थे। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन बने थे। तो कनिंगम सर्कुलर मेनली किसके लिए था, 1930 का ये था स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो रोकने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन द कांग्रेस फॉर्मली अनाउंस इट्स चेंज्ड पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन इंटरवेंशन टू द रिमूवल ऑफ एनी सेल्फ इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट ऑन इट्स पार्टिसिपेशन इन प्रिंसली स्टेट्स। बोल रहे हैं कि कहाँ, किस कांग्रेस सेशन में कांग्रेस ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया था कि हम अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स के तरफ। पहले वो प्रिंसली स्टेट्स में नॉन इंटरवेंशन करते थे, अब कोई भी जो सेल्फ इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट होगा उसको हम हटाएंगे प्रिंसली स्टेट्स में पार्टिसिपेट करके। ठीक है, तो ये चीज कांग्रेस ने किस सेशन में स्टार्ट की थी, तो आपको पता होना चाहिए किस सेशन में स्टार्ट की थी। ये की थी उन्होंने त्रिपुरी सेशन जो 1939 का हुआ था वहां पे की थी। यहाँ पे जो थे आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे। सेकेंड टाइम यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। फर्स्ट टाइम कहाँ पे बने थे, हरिपुरा में बने थे। फर्स्ट टाइम हरिपुरा में बने थे सुभाष चंद्र बोस, सेकंड टाइम यहाँ पे बने थे। ठीक है, और गांधी जी की लीडरशिप में फुल कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए उसी टाइम पे एक रिजोल्यूशन भी पास हुआ था जिसका नाम था जीबी पंत रिजोल्यूशन। उसी टाइम पे ये भी तो चल रहा था ना दोनों के बीच में,
कौन इलेक्शन में जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, फिर गांधी जी ने मतलब फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, तो ये कुछ अलग है, ठीक है। तो जीबी पंत जो रिवॉल्यूशन था वो किसके लिए था? जीबी पंत रिवॉल्यूशन था, ये त्रिपुरी में किया गया था, ताकि जो फुल कॉन्फिडेंस है गांधी जी की लीडरशिप में वो दिखाया जा सके, ठीक है, वो दिखाया जा सके। इन दोनों के बीच में जो थी मेन प्रॉब्लम क्या थी दोनों के बीच में, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में? मेन थी कि भाई जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो 6 महीने का अल्टीमेटम देना चाहते थे गांधी मतलब ब्रिटिशर्स को, कि वो भारत छोड़ दें, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, बोलते थे कि अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर बाद में आप सभी को पता है भाई, अभी जैसे मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। तो ये हैं कुछ कुछ चीजें उसी टाइम के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिससे पहले हम अपने स्क्रीन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन चेंज हो गई होगी। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के बारे में बताना है, 2023 के एनिमल्स बर्थ कंट्रोल रूल्स के बारे में बताना है, ठीक है। हमें 3 स्टेटमेंट्स दे गई हैं, तीनों के बारे में बताना है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, देख रही हूँ मैं कि सही चेंज हुई है कि नहीं स्क्रीन। तो बिल्कुल भाई स्क्रीन तो हुई है चेंज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले बोला है इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स थ्रू एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। बोले कि मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि जो भी स्ट्रे डॉग्स होंगे उनको स्टेरिलाइजेशन या इम्यूनाइजेशन किया जाएगा उनका। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स को इस इन रूल मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में स्ट्रे डॉग्स को एक डिफरेंट कैटेगरी में कम्युनिटी एनिमल्स में डाला गया, बिल्कुल इसको डिफरेंट न्यू क्लास ऑफ कम्युनिटी एनिमल्स में डाला गया। थर्ड बोल रहे हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल होंगे स्ट्रे डॉग्स का केयर करने के लिए, उनको फीड करने के लिए फिक्स्ड इंटरवल पे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, और हमें बतानी क्या है? इंपॉर्टेंट चीज सही ही बतानी है, ठीक है। तो पहले ये 2023 में रूल्स बने, उससे पहले रूल्स कब बने थे? 2001 में रूल्स बने थे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट का जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं और उसको जो मतलब डॉग्स वगैरह खा लेते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ चीजें बोलेगी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के बारे में तीनों स्टेटमेंट हमारी सही दे रखी है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है? ए, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है। चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था? देखो भाई, चंपारण सत्याग्रह किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था? आप बताओ, चंपारण सत्याग्रह किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था? डायरेक्ट इसका आंसर लगाओ, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, डायरेक्ट आंसर लगाओगे तो पीजेंट जो इंडिगो प्लांटेशन कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा, उनको मतलब क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनली उनसे इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जा रही थी। फिर राजकुमार शुक्ला का नाम सुना होगा, राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि वो वहां पे आए और उनके लिए लड़े। तो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। इसको पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है। क्या है? सब पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। 1917 में हुआ था, राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पे गांधी जी वहां पे आए थे। क्यों क्यों मतलब यूरोपियन प्लांटर्स क्यों? क्योंकि वो उनको फोर्स कर रहे थे कि वो अपनी कितनी लैंड पे, 3/20 लैंड पे, जिनको 3 काठिया सिस्टम भी बोलते हैं, कि मतलब 3/20 लैंड पे उनको जो है वो इंडिगो उगाना ही उगाना है। गांधी जी ने फिर मतलब एक उसके गांधी जी गए, उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद क्या सिविल डिसोबीडियंस किया, गांधी जी ने बोला कि भाई तुम मत करो। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, एग्रीमेंट हुआ कि जितनी भी मनी ली गई है उसमें से केवल 25% जो है वो कंपनसेटेड होनी चाहिए, कुछ ऐसा मतलब वहां पे एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह मेनली कब हुआ था, क्या हुआ था? ये था, ठीक है। तो गांधी जी का था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो गया सी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा वो है सबसे पहले है दे आर दी ट्राइब्स जो सेवरल स्टेट्स में रहती हैं वेस्ट और साउथ इंडिया में, ठीक है, स्पेशली नियर फॉरेस्ट एरियाज में। सेमी नोमैडिक ट्राइब है। ये कौन सी ट्राइब है? सेमी नोमैडिक ट्राइब है। और
बर्ड कैचर्स हैं और हंटर्स हैं, बर्ड्स को कैच और हंट करती हैं, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं। एल्डेस्ट सन जो है वो अपने बाल नहीं कटवाता ताकि उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाए इजिली, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। डिफरेंट रीजन्स में ये डिफरेंट नाम से जानी जाती हैं, जैसे कि मेल शिकारी जाने जाते हैं, इनको नॉर्थ कर्नाटका और महाराष्ट्र में इसको मेल शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस ट्राइब के बारे में बात चल रही है, तो याद रखना। अभी देखो इसकी डिटेल्स आपको पता ही होनी चाहिए कि भाई किस ट्राइब के बारे में बात चल रही है, तो पता होनी चाहिए। देखो इसमें चल रही है हक्की पक्की के बारे में। हक्की का मतलब होता है बर्ड और पिक्की का मतलब होता है कैचर्स। ठीक है, तो ये होते हैं, हक्की का मतलब होता है वहां पे बर्ड और पिक्की का मतलब होता है कैचर्स। ठीक है, और कन्नड़ में इसको बोला जाता है। और ये नॉन वेज ट्राइब्स हैं, तो मतलब बर्ड कैचर्स हैं, उनको खाती हैं, तो क्या नॉन वेज ट्राइब हो? एक तो हक्की पक्की ट्राइब क्या है, नॉन वेज ट्राइब है। इनको मेल शिकारी भी बोला जाता है कर्नाटका और महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा चेंचूज, चेंचूज के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है? ये मेनली आंध्र प्रदेश की तरफ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना उधर मतलब ये चेंचूज पाई जाती है आंध्र प्रदेश की तरफ। ये भी हंटर्स एंड गैडर्स हैं। और ये पीवीटीजी आपने सुना होगा ना, पीवीटीजी ग्रुप 75 हमारी जो ट्राइब्स हैं वो पीवीटीजी में आती हैं, तो उसमें चेंचूज आती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हमारी ए पतानी ट्राइब मेनली जो है वो मतलब जो ईस्टर्न हिमालयज है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, वहां मेनली पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश या फिर मतलब ईस्टर्न हिमालयज मान लो, वहां पे मेनली पाई जाती हैं। ठीक है, अब तानी ट्राइब एक कौन सी लैंग्वेज बोलती है? तानी। ठीक है, तो ये जो तानी है ना, ये तानी, ये इनकी लैंग्वेज का नाम है, अब तानी। ठीक है, अपा तानी, तानी इनकी लैंग्वेज का नाम, अब तानी लैंग्वेज ये बोलते हैं। इनके मेजर फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके? अब तानीज के कुछ मेजर फेस्टिवल्स हैं जो मतलब काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, जैसे कि एक तो है द्री। ठीक है, एक तो द्री, एक है मयोको। ठीक है, एक है मयोको, एक है यापयुंग, एक है यापयुंग, एक है मुरुंग। ठीक है, एक है मुरुंग। तो ये जो चार फेस्टिवल्स हैं ना इनके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी भी आ जाएगा मिस्को, द्री, यापयुंग, मुरुंग, किस ट्राइब में फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो ये इसी ट्राइब में मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको दिख रही है बैगा ट्राइब, ये भी पीवीटीजी ट्राइब है, आपने सुनी होगी। ये एमपी वगैरह के एरिया में, एमपी, यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ पे मेनली ये पाई जाती है। और ये इसके बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा, टैटू बहुत ज्यादा करवाते हैं। ये क्या होता है? टैटू बहुत ज्यादा करवाते हैं, मतलब इनका इंटीग्रल पार्ट है, इनके बॉडी पे टैटू मिलेगा ही मिलेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? बेवार बोला जाता है। ठीक है, तो बैगा बेवार एग्रीकल्चर करते हैं, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पता चल गया आपको कि किस पहले जो पूछा गया वो कौन से ट्राइब है, और ये और ट्राइब है ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये भी पता चल गया। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा। 10th हो गया, अब आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मेरे को फिर से स्क्रीन चेंज करनी है। हम्म, मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन चेंज हो गई होगी। ठीक है, भाई आज मेरे को टाइम लग रहा है थोड़ा सा अडेप्ट करने में। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। सबसे पहले अब चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बताना है। सबसे पहले ओपनिंग ऑफ इंडियन ट्रेड फॉर ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, बोल रहे हैं कि 1813 में जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनके लिए जो ट्रेड था वो ओपन हो गया था। दूसरे बोल रहे हैं कंपनी के रिसोर्सेज एलोकेट हो गए थे मॉडर्न साइंस को स्प्रेड करने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली टी ट्रेड में एंड हो गई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब चार्टर एक्ट 1813 आया तो बिल्कुल ट्रेड ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ओपन हो गया। कंपनी ने मतलब 1 लाख रुपीज दिए मॉडर्न साइंस को प्रमोट, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और बोल रहे हैं कि कंपनी की मोनोपोली, देखो कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई थी, लेकिन टी के साथ और चाइना के साथ, चाय और चाइना, इन दो के साथ को मतलब इन दो चीजों को छोड़ के उनकी मोनोपोली खत्म हो गई थी। यहाँ पे अभी मोनोपोली थी, टी ट्रेड में भी मोनोपोली थी और चाइना के ट्रेड में भी मोनोपोली थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि पूछा क्या था, करेक्ट आंसर पूछा था। तो 1813 के एक्ट में हमें ये पता चल गया कि भाई क्या चीज हुई थी। आप सभी को पता है टी मोनोपोली यहाँ पे एंड नहीं हुई थी। टी मोनोपोली वैसे एंड कहाँ पे हुई थी? 1833 के एक्ट में, 1833 में एंड हुई थी। कंपनी की मोनोपोली मेनली एंड हो गई थी। और यहाँ पे मर्चेंट्स को तो आने का मौका दिया ही गया था, साथ में क्रिश्चियन मिशनरी को भी परमिटेड कर दिया गया था। ब्रिटिश मर्चेंट्स तो आ ही सकते थे, साथ में क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो भी यहाँ पे मतलब आ सकते थे। 1 लाख रुपए मैंने बता दिया, रिलीजन के लिए, लैंग्वेज के लिए, साइंस के लिए, इन सब के लिए किया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश कंट्रोल यहाँ पे फर्दर इंक्रीज किया गया। और
नेक्स्ट 20 ईयर्स तक जो कंपनी थी उसी के पास जो टेरिटरी है, रेवेन्यू है, सारा उसी के पास रहना था। और मेन मेन तो यही था। ठीक है, और कमर्शियल और टेरिटोरियल रेवेन्यू के लिए सेपरेट अकाउंट कर दिए गए। ठीक है, मतलब सेपरेट अकाउंट रख दिए गए कमर्शियल और टेरिटोरियल रेवेन्यू के लिए। ठीक है, और कंपनी के शेयर होल्डर को 10.5 डिविडेंड दिया गया रेवेन्यू ऑफ इंडिया पे। कितना गया दिया गया कंपनी के शेयर होल्डर्स को? 10.5% रेवेन्यू दिया गया। तो ये चीज थी, मतलब मेन चीज तो यही थी, मतलब 1813 के एक्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईएनए रिलीफ इंक्वायरी कमेटी के बारे में। किसके बारे में? आईएनए रिलीफ इंक्वायरी कमेटी के बारे में। 1 सेकंड भाई, मैं एक बार देख भी लेती हूँ स्क्रीन चेंज हुई कि नहीं। बिल्कुल भाई, स्क्रीन तो हो रखी है चेंज। ठीक है, आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ने इसको सेटअप किया था, और दूसरा बोल रहे हैं मेन ऑब्जेक्टिव था आईएनए प्रिजनर्स को ट्रायल के बाद रिहेबिलिटेट करना। आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी, तो सबसे पहले कांग्रेस ने ये कमेटी सेटअप की थी, जिसमें कुछ मनी या फूड जो था मतलब वो रखा गया था, ताकि मतलब वो रिलीज हो और उसके बाद उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाए, इसलिए ये कमेटी बैठी थी। और मतलब इसमें जो ये कमेटी बैठी थी, इसमें मतलब वो किसने किया था? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी मैंने बोला कि भाई ये कमेटी जो थी मेनली, ये जो कमेटी थी मेनली किसने वो की थी? ठीक है, किसने मतलब बनाई थी? अभी मैंने बताया कांग्रेस ने बनाई थी, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो मेन इस कमेटी को किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। ठीक है, ताकि जो आईएनए के जितने भी प्रिजनर्स है, अगर वो निकले तो उनके लिए फूड, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजों की व्यवस्था कैसे की जाए। इनका मेन मेन ऑब्जेक्टिव था रिहेबिलिटेट करना आईएनए प्रिजनर्स को ट्रायल के बाद। इनका डिफेंस मेनली किन किन ने किया था? इनका डिफेंस मेनली काफी सारे उन्होंने किया था, जैसे कि बीबी देसाई हो गए, टीबी सप्रू हो गए, ठीक है, एक काटजू हो गए, नेहरू हो गए, और आसफ अली जी हो गए। ठीक है, आसफ अली जी हो गए। तो इनका जो डिफेंस था वो मेनली इतने लोगों ने मिलके किया था। ठीक है, इनका जो डिफेंस था वो इतने लोगों ने मिलके किया था। और भी बहुत सारे ने आईएनए कोच को अलग अलग जगह पे कांग्रेस के अलावा मतलब सपोर्ट भी किया था। मतलब कांग्रेस ने तो किया था, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज ने आईएनए को मतलब सपोर्ट किया था। कैसे आईएनए के कोज को सपोर्ट किया था? किस किसने किया था? जैसे कि एक होगी कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। यूनियन सिख लीग, अकालीज, जस्टिस पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा, और क्या नाम लेते हैं, एहरार्स, जो कि मतलब इस पिंड में थे, रावल पिंड में थे, वहां पे इन सब ने मेनली सपोर्ट किया था। ठीक है, आईएनए को कोज को इन सब ने सेलिब्रेट किया था। आईएनए डे कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा आईएनए डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को आईएनए डे मनाया जाता है। कब को? 12 नवंबर 1945 को आईएनए डे मनाया जाता है। ठीक है, 12 नवंबर 1945 को आईएनए डे मनाया जाता है। आईएनए वीक कब बनाया जाता है? 5 से लेके 11 नवंबर 1955 को आईएनए वीक मनाया गया था, उसी टाइम पे। ठीक है, आईएनए डे, आईएनए वीक। ठीक है, सबसे पहले किनका ट्रायल हुआ था? आप सभी को पता है, वो प्रेम के सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ठीक है, वोयलेंस सर्च हो गया था, आप सभी को पता है। 1945 में कलकत्ता में आए, फिर आईएनए के ट्रायल हुए थे 21 नवंबर को, 11 फेब को कलकत्ता में 7 ईयर का सेंटेंस दिया गया था आईएनए ऑफिसर रशीद अली को। फिर 1946 में बॉम्बे स्ट्राइक हुई। मतलब ये काफी सारे इवेंट्स थे जब मतलब वोलेंट अपराइजेज हुई थी। ठीक है, और उसी टाइम पे कांग्रेस की कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन भी चल रही थी। तो ये सारे टाइम उस टाइम पे चल रहे थे, कौन किसको सपोर्ट करा था, ये वो तो हमारी सारी चीजें हो जाती हैं। तो आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको दिख रही है करेक्ट स्टेटमेंट? केवल बी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ये कमेटी बनाई थी। ये चीज ध्यान रखना। किस किसने सपोर्ट किया था? लगभग सबने सपोर्ट किया था। और 1945 में नवंबर वाले वीक में ही आईएनए वीक आता है, और इसी में ये आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्टडी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन फिलोसफी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया? बोल रहे हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडियन ट्रेडिशन और फिलोसफी, अच्छा, मतलब इंडियन ट्रेडिशन और फिलोसफी को पढ़ाने के लिए किसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया था ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे? ये बोला जा रहा है हमें। ठीक है, तो हमारे आंसर बोल रहे हैं, एक तो फ्रांसिस बुचमैन। ठीक है,
फिर है जोनाथन डंकन और फिर है वेरन हेस्टिंग। तो याद रखना फ्रांसिस बुचनन जो भी है ये जो थे ना, ये फिजिशियन थे जो इंडिया में आए थे, सर्जन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिस्ले के। ठीक है, वेलिस्ले के सर्जन थे ये जो आए थे, और इन्होंने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किया था। अब ये फैक्ट ही है। ठीक है, अब है जोनाथन डंकन, इसका तो आपको पता होगा, संस्कृत कॉलेज इन्होंने वाराणसी में खोला था। ठीक है, इन्होंने क्या खोला था, संस्कृत कॉलेज खोला था, कहाँ पे, वाराणसी में। फिर आगे हमारे कौन कौन आए, फिर हमारे आए वॉरेन हेस्टिंग, जो हमें लिख रखा है। वॉरेन हेस्टिंग ने, आप सभी को पता है, कलकत्ता मदरसा खोला था। कलकत्ता मदरसा 1781 में। ठीक है, कलकत्ता मदरसा 1781 में। तो ये तो पता होगा, एक ने संस्कृत कॉलेज खोला है, एक ने कलकत्ता मदरसा खोला है, तो ये तो खोला ही है ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफी को पढ़ाने के लिए। तो जोनाथन डंकन, वेरन हेस्टिंग, जंकन, इन्होंने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या, करेक्ट आंसर पूछा है कि भाई किन्होंने खोला ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आंसर क्या हो गया, बी। बस ये फैक्ट्स हैं, ये जैसे कि अब ये आ गया फैक्ट, ये रट लो अभी पे। ठीक है, जहां पे आ रहे हैं वहीं पे रटते चलो। तो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज खोला था वाराणसी में, वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा खोला था 1781 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 के लिए शायद मेरे को अपनी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शायद मेरी स्क्रीन चेंज हो भी गई है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो स्क्रीन चेंज हो गई है भाई। देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट जो है हमारा 14th क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है PTPNER स्कीम के बारे में बताना है। मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बताना है। ये कोई स्कीम है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर कुछ पार्ट देगा और स्टेट्स कुछ पार्ट देंगे। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, विच एम्स टू स्ट्रेंथन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्राइबल आर्टिशन। ट्राइबल आर्टिशन के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को तो प्रमोट करेगी, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेकंड बोले स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज ट्राइबल आर्टिशन मेला थ्रू आउट द ईयर टू शोकेस ट्राइबल वो। तो तो बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्राइबल आर्टिशन मेला लगाएंगे। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी, ट्राइबल आर्टिशन मेला लगाए जाएंगे थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो चीज दे रखी है ना, देखो कितनी शॉर्ट चीज इन्होंने चेंज कर दी कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे मेलाज नहीं लगाए जाएंगे, केवल अप्रैल और मई में मेले लगाए जाएंगे। केवल कहाँ पे, अप्रैल और मई में मेले लगाए जाएंगे ट्राइबल आर्टिशन के मेले, ना कि पूरे साल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दे दी कोई किसी न किसी पॉइंट पे। तो हमें बतानी है नोट करेक्ट स्टेटमेंट, नोट करेक्ट मतलब गलत बतानी है, दोनों ही गलत है, तो दोनों ही गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। नोडल एजेंसीज की कौन है जो इसको नोड करती है, ट्राइफेड। ठीक है, मतलब नोडल एजेंसी। और मिनिस्ट्री कौन सी है, आप सभी को पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो ये इसकी मिनिस्ट्री है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। और इसमें होना क्या है ये आपको पता चल गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ट्राइबल आर्टिशन मेला लगाए जाएंगे ट्राइबल आर्ट को प्रमोट करने के लिए, ट्राइबल चीजों को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमें बताना है किसके बारे में, लखनऊ पैक्ट के बारे में। 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था। हाँ भाई, आप सभी को पता होना चाहिए लखनऊ पैक्ट हुआ था। सबसे पहले बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पुट फॉरवर्ड अ जॉइंट स्कीम ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म। बोल रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही एक जॉइंट स्कीम रखी थी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, और बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, और दोनों ने सेपरेट इलेक्टोरेट को वो कर दिया था। तो एक चीज पता होनी चाहिए, हमें बतानी है नोट करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक ज्वाइंट स्कीम तो रखी थी बिल्कुल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, कि हम एक दोनों एक साथ आ रहे हैं। लेकिन दोनों ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोनों ने रिजेक्ट किया था, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मॉडरेट्स भी रीयूनाइट हुए थे, ऐसा नहीं है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स भी रीयूनाइट हुए थे। 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ था। और कौन इसके प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे ये प्रिसाइड किसने किया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक मॉडरेट ने प्रिसाइड किया था, उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने यहाँ पे वो किया था, क्या किया था, प्रिसाइड किया था। ठीक है, और जो लीग थी वो
मतलब छोड़ो अब और क्या चीजें हैं, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के बारे में यही चीज थी, ये चीज जो हुई थी यहाँ पे, मॉडरेट सेक्सलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया था, कांग्रेस मुस्लिम लीग ने ज्वाइन कर लिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट भी दोनों ने मान लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग बतानी है तो रॉन्ग बतानी है तो हमें रॉन्ग बतानी है तो हम रॉन्ग बता देंगे भी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है रहनुमाई मुजद्दसन सभा, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है, इस सभा के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके एस बंगाली और दादा भाई नारोजी। दूसरे बोल रहे हैं कैंपेन ने इनिशिएट किया था पारसी सोशल कस्टम्स को मॉडर्नाइज करने के लिए, और वेस्टर्न स्कॉलरशिप के ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट डाला था ताकि जोरोएस्ट्रियनिज्म को री इंटरप्रेटेड किया जा सके, इसके बारे में। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें जो है वो हमारी सही है। ठीक है, देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सबसे पहले ये बनाई कब गई थी। रहनुबाई महजदन सभा 1851 में बनाई गई थी। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट से पहले ही कहाँ पे बनाई गई थी, बॉम्बे में बनाई गई थी। ठीक है, मेन चीज ये पता होनी चाहिए कि कहाँ पे बनाई गई थी, ये बॉम्बे में बनाई गई थी। ठीक है, बॉम्बे में बनाई गई थी। एस बंगाली थे, दादा भाई नारोजी तो थे ही, साथ में नारोजी फर्डंजी और के आर कामा भी थे। ठीक है, के आर कामा और फर्डंजी भी थे, फर्डंजी, ठीक है, ये भी थे इसमें। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के, चलो ये फाउंडिंग मेंबर थे, अब फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी बनाया गया होगा ना, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता। तो फर्डनजी नारोजी ये इनके प्रेसिडेंट थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, और सेक्रेटरी कौन थे, एस बंगाली। ठीक है, एस बंगाली, आज एस बंगाली और कहाँ आया था, ठीक है, नहीं बंगाली आया था केवल। चलो मेरे को ये बताओ, जो ये बंगाली न्यूज़पेपर था ये किसने लिखा था। ठीक है, आज ही आया था ये बंगाली न्यूज़पेपर, किसने लिखा था, एस एस बंगाली हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में और कहाँ आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मेरे को बताना दो जगह इनका, मतलब एक आज मैंने बता दिया और एक मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ। ठीक है, और एस बंगाली जो थे इसके जो ये रहनुबाई महजदन सभा थे इसके भी जो थे सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसी टाइम पे मतलब एक न्यूज़पेपर भी चला था जिसमें ये मैसेज जो भी ये करना चाह रहे थे वो स्प्रेड भी किया गया था। न्यूज़पेपर था रस्त गफ्तार, जिसमें था ट्रूथ टेलर। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा न्यूज़पेपर था, ट्रूथ टेलर न्यूज़पेपर था। कौन सा था, ट्रूथ टेलर न्यूज़पेपर था, जिसके बारे में मेनली बताया गया था। ठीक है, ट्रूथ टेलर न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया था। रस्त गफ्तार जिसको बोलते थे, फाउंडिंग मेंबर हमने बता दिए, सेक्रेटरी हमने बता दिए। ठीक है, और बॉम्बे में ये बनी थी, अदर फेमस मेंबर्स भी बना दिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा और देखो, और जो और तो चीज है ना, क्या ही मैं बताऊं। इन्हों देखो, जो ये नारोजी फर्डनजी थे ना, फर्डनजी नारोजी जो इसके प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, ये जो फेमस है ना, ये भी मतलब आजकल तो अलग अलग सी बुक आ रही है ना। फर्डनजी नारोजी जो इसके प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था तरीका फारदेस्ट, तरीका फारदेस्ट। ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी थी 1850 में, और इन्होंने एक जर्नल जो जोरोएस्ट्रियनिज्म को डिफेंड कर रही थी वो भी एडिट की थी, जिसका नाम था फैम ए फमशीद, फर्म ए फमशीद। ठीक है, तो ये मतलब ये इन्होंने एडिट की थी, ये इन्होंने पब्लिश की थी बुक। फर्डनजी नारोजी, फर्डनजी नारोजी का नाम अब आपको याद रहना चाहिए हमेशा। इन्होंने बुक भी लिखी है, इन्होंने एक मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, एडिट भी की है। ठीक है, बुक को, और ये प्रेसिडेंट भी थे इसके, और एस बंगाली जो थे वो सेक्रेटरी थे, और अदर फाउंडिंग मेंबर्स इसमें बता दिया गया। कब फाउंड की गई थी, बॉम्बे में फाउंड की गई थी सबसे पहले 1851 में। तो ये सारी चीजें रहनुबाई महजदन सभा के बारे में पता होनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी, कैंपेन पारसी सोशल कस्टम्स को मॉडर्नाइजेशन इनिशिएट करने के लिए थी, बिल्कुल थी। और वेस्टर्न स्कॉलरशिप पे काफी ज्यादा ग्रेट इम्पैक्ट डाला था, इसको पे भी इम्पैक्ट डाला था इन्होंने। तो ये सारी स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी बिल्कुल सही है। 16 क्वेश्चन के बारे में तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है, डी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं भाई अपनी स्क्रीन नंबर 2 पे, और हम ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, 2 सही है ना।
हाँ भाई, मेरे ख्याल से तो सही ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं हम अपने 17th क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो किसके साथ एसोसिएटेड है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में बताना है कि कहाँ पे हुआ था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ठीक है, तो भाई बताओ। देखो मैं आपको स्क्रीन रोटेट करवा देती हूँ, चारों ऑप्शन पढ़ लो। ये है, ठीक है, सी और डी ऑप्शन है, और फर्स्ट एंड सेकंड ये ऑप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था वो किसके लिए हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था, बताओ। इंडियन गवर्नमेंट और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1947 में हुआ था साइन, और 22 सितंबर 1948 हैदराबाद को असीड कर लिया गया था। और कौन सा ऑपरेशन चला था यहाँ पे? ऑपरेशन पोलो। कौन सा चला था यहाँ पे? ऑपरेशन पोलो चला था। ठीक है, हैदराबाद को असीड करने के लिए। तो यही था हमारा। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट केवल ये पूछ रहे हैं किसके साथ एसोसिएटेड है। तो किसके साथ एसोसिएटेड है? हैदराबाद के साथ एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा देसाई लियाकत पैक्ट के प्लान के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बोल रहे हैं कि इट प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ पर्संस फ्रॉम ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। 1 सेकेंड रुक जाओ भाई। तो 20% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, तो ये चीजें थी इसमें। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम ऑल मेजर। देखो मतलब ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं, मेनली केवल मुस्लिम लीग और कांग्रेस के ही मतलब मेंबर्स थे उसमें। ठीक है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन थे जो नॉमिनेट हुए थे कांग्रेस और लीग से सेंट्रल लेजिस्लेचर में। तो ये तो नहीं था, मतलब मेनली ये हुआ ही किसके लिए थी, ये पैक्ट हुआ, प्लान आया किसके लिए था, ताकि जो डेडलॉक है वो एंड किया जा सके और इंटीरियम गवर्नमेंट सेंटर में बन जाए। ठीक है, तो और 20% सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व की गई थी। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना चाहिए। इसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, तो आया कौन सा? वेवल प्लान, आप सभी को पता है। ठीक है, काफी फेमस प्लान है वेवल प्लान, उसके बाद आया। और इससे पहले कौन सा प्लान आया था पता है आपको? राजगोपालाचारी फॉर्मूला, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है, तो यही चीज थी कि डेड लोग को वो करने की कोशिश की जा रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी टू स्क्रीन नंबर 1। आई थिंक इट्स डन। तो ये है, हमें बताना भी नेशनल क्वांटम मिशन मिशन के बारे में। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, वो बतानी है। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमें क्या बताना था? नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में बताना था। ठीक है, तो नेशनल क्वांटम मिशन सबसे पहले बोल रहे हैं कि इंडिजिनस प्रोडक्शन जो है क्वांटम कंप्यूटर्स की, उसको प्रमोट करेगा। ये क्वांटम मटेरियल्स को प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, और सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा। बिल्कुल करता होगा भाई। सेकंड बोल रहे हैं 4 थीमेटिक हब बनाए जाएंगे टॉप नेशनल R&D इंस्टीट्यूशन में क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि 4 थीमेटिक हब, मतलब 4 थीम के ऊपर हब बनाए जाएंगे। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटेशन वाला हो गया, एक थीम ये हो गया। एक होगा क्वांटम कम्युनिकेशन हो गया, एक क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रियोलॉजी हो गया, और एक हो गया हमारा क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। तो ये सारे 4 थीम के ऊपर हब बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड बोल रहे हैं कि इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेगी। तो आप सभी को बताना चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने वाली MAIT नहीं है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर है ये। और इसके बाद इंडिया जो है वो 7th कंट्री हो जाएगा जिसमें डेडिकेटेड क्वांटम मिशन होगा। ठीक है, 7th कंट्री। तो याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा? इंडिया 7th कंट्री बनेगा जिसके पास अपना डेडिकेटेड क्वांटम मिशन होगा। 4 थीमेटिक हब मैंने बता दिए। मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट क्या है? ठीक है, 5 साल में हमें 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट्स मतलब वो करने हैं, और 8 साल में 50 से लेके 1000 फिजिकल क्यूबिट्स मतलब क्रिएट करने हैं। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट स्केल के क्वांटम कंप्यूटर्स का टारगेट मतलब कितने करने हैं हमें। तो मतलब अगर इंटरमीडिएट स्केल की बात करें तो मतलब 8 साल में इतने करने हैं और 5 साल में उतने करने हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और 2023 से 31 तक का ये प्लान मतलब किया गया। 2023 से 31 तक का प्लान किया गया नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, प्लान कब से कब तक का है? 27 तक का है। कब तक का है? तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। ये मिशन कब से कब तक का प्लान कर रखा है? 31 तक का प्लान कर रखा है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 19, देखो तीनों ही मतलब सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट तो फर्स्ट एंड सेकंड है, और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत है ना हमारी? हाँ,
तीन ही स्टेटमेंट है और बताना है नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या है नेशनल क्वांटम मिशन और क्या है इसके बारे में चीजें। अब ये देखो प्रोडक्ट और स्टेट, कौन सी प्रोडक्ट के साथ कौन सा स्टेट जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये चीज बतानी है आपको और ये बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले बोले हैं अगासिम ब्रिंजल, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो याद रखना ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ब्रिंजल ये गोवा के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अगासिम ब्रिंजल किसके साथ एसोसिएटेड है, गोवा के साथ एसोसिएटेड है। मलाकोर्डो मैंगो किसके साथ है, माल कोराडो मैंगो किसके साथ है, माल कोराडो मैंगो भी गोवा के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है, ध्यान रखना ये भी गोवा के साथ एसोसिएटेड है। और फिर है ये पोट्री, माना मदुरई पोट्री, तो ये कहाँ पे होगी, तमिलनाडु में होगी, केरला नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कहाँ होगी, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताना करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, केवल सेकंड करेक्टली मैच्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो हमारे रॉन्ग दे रखे हैं, ठीक है। तो याद रखना इन चीजों को। और गोवा के साथ और चीजें क्या एसोसिएटेड है, दो हमने पढ़ ली, अगासिम ब्रिंजल, मालकोर्डो मैंगो, इसके अलावा बेबिंका, एक तो है बेबिंका और एक है सेवन रिज ओकरा, एक ओकरा, सेवन रिज ओकरा भी इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखना गोवा के साथ क्या क्या चीजें एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और उससे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम आ गए स्क्रीन नंबर 2 पे और अब हम अपनी चेंज कर लेते हैं और हम एक बार देख भी लेते हैं कि ठीक है। तो बिल्कुल भाई हमारी सही है ये। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्या बोल रहा है, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। तो सबसे पहले है इन्होंने केशरी इंग्लिश में और महारता मराठी में निकाला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज, दोनों न्यूज़पेपर इन्होंने निकाले, केशरी और मराठा, ठीक है। सेकंड है सेक्शन 124A के अंडर इनको अरेस्ट किया गया था आईपीसी के, बिल्कुल इनको किया गया होगा, पता नहीं भाई। देखो अब आप बताओ इसका आंसर, देखो he started the practice of using traditional religious festival like Ganpati and Shivaji festival to propagate national ideas through patriotic song and speeches। तो हमें बताना है इन सारी चीजों के बारे में। तो आपको बताना कौन सा, देखो आपको पता होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में क्या है कि इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर बिल्कुल फाउंड किया था, महारता बिल्कुल फाउंड किया था, क्या केसरी हिंदी इंग्लिश में था, बिल्कुल भी नहीं, महारता इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं, ठीक है। तो कौन सा न्यूज़पेपर किस चीज में था वो पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेक्शन 124A के अंडर इनको अरेस्ट भी किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं कि शिवाजी और इन फेस्टिवल्स का इन्होंने मतलब मनाए थे, बिल्कुल इन्होंने यूज किया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो आपको पता है, फर्स्ट रॉन्ग होते ही सारे आ गए, हमारा आंसर बी, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है बी। और इन्होंने एक मतलब नो कैंपेन भी, मतलब नो टैक्स कैंपेन भी चलाई थी महाराष्ट्र में, मतलब पूर्ण पूर्ण सार्वजनिक सभा के साथ मिलकर इन्होंने नो टैक्स कैंपेन भी चलाई थी 1896 में, ठीक है। इनको सेक्शन 124A के अंडर अरेस्ट किया गया था। भाई देखो इनको मतलब उसी टाइम पे एक प्लेग कमिश्नर रांड का असैसिनेशन हुआ था 1898 के आसपास, ठीक है, 1898 के आसपास। और एक लेफ्टिनेंट अरियस्ट को जिसको चापलूकर ब्रदर्स ने मारा था 1898 में, तो इनको भी चार्ज करने की कोशिश की जा रही थी ये, फिर उनको मतलब कोई रीजन नहीं मिला, तो फिर उन्होंने सेक्शन 124A के अंडर इनको अरेस्ट कर लिया था, कुछ ऐसा था। तो ये था बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले 6 कमिश्नर का बोर्ड बैठा जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे इंडिया के अफेयर्स के लिए। दूसरे बोले हैं इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को पावर दी गई, फाइनल अथॉरिटी दी गई ताकि वो कंपनी के ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सके और डिसमिस कर सके। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बोर्ड बैठा गया 6 कमिश्नर का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बोर्ड बैठा 6 कमिश्नर्स का, 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे अफेयर्स के लिए। दूसरी चीज बोल रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को फाइनल अथॉरिटी दी गई कंपनी के ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की, नहीं, डायरेक्टर्स को दी गई, डायरेक्टर्स को, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे ना उनको मतलब फाइनल वो दे दिया गया कि भाई आपके पास राइट है, आप अपॉइंटमेंट और डिसमिशल आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। और मतलब यही था। और ये क्यों लाया गया था 1784
1984 का पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया इसलिए गया था ताकि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो मतलब डिफेक्ट्स हैं उसको हटाया जाए और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर उसको एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, और बस यही था मेनली। और जर्नल प्रोहिबिशन प्लेस कर दिया गया था एग्रेसिव वॉर्स पे और ट्रीटीज पे इसी टाइम पे। मेन ये चीजें भी यहाँ पे हुई थी, तो ये चीज था। तो क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है ए। ठीक है, मतलब बस ये देखना है कि हमें क्या है, मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी पर्सनैलिटीज के बारे में बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी गेव अबो, जो अबो दे रखी हैं, गांधी जी ने सपोर्ट की 1980 में इन 1918 अहमदाबाद मिल ओनर डिस्प्यूट। किन पर्सनैलिटीज ने गांधी जी को सपोर्ट किया 1980 में 18 में अहमदाबाद जो मिल ओनर स्ट्राइक हुई थी उसमें। 1918 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी वो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। ठीक है, याद रखना वो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। प्लेग बोनस के ऊपर थी, मिल वर्कर्स को जो प्लेग बोनस है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उसके ऊपर थी। वर्कर्स चाह रहे थे कि 50% राइज हो उनके वेजेस में ताकि वो अपने जो भी वार टाइम इन्फ्लेशन है उसको मैनेज कर सकें। फाइनली क्या मतलब डिसाइड हुआ कि 35% मतलब फाइनली 35% पे हुआ कि 35% वेजेस उनके इंक्रीज कर दिया जाएंगे। अहमदाबाद मिल्स ओनर एसोसिएशन बनी कब थी? मील ओनर डिस्प्यूट था, मील ओनर एसोसिएशन ये बनी कब थी? याद रखना 1891 में बनी थी, ताकि जो भी अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं मतलब उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, मतलब उन ओनर्स की बनी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अहमदाबाद में मिल्स ओनर्स एसोसिएशन बनी थी, तो उसके डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए गांधी जी आए थे। तो ये बोल रहे हैं किन किन ने औरों ने यहाँ पे उनको सपोर्ट किया था। तो अंबालाल साराभाई, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई और नरहरि पारेख, इन सब ने सपोर्ट किया था, याद रखना। ठीक है, इन सब ने वहां पे गांधी जी को सपोर्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? सारी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, तो ये चीज मेरे को पता चल गई आपको। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरे ख्याल से मेरे को स्क्रीन नंबर 1 पे आना पड़ेगा और फिर मेरे को चेंज करनी पड़ेगी स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप बोल रहे हैं? विच ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज्ड गांधी जी टू स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया अपॉन हिज अराइवल इन 1915? बोल रहे हैं कि किसने एडवाइस किया गांधी जी को कि वो एक ईयर मतलब ट्रैवलिंग में स्पेंड करें ब्रिटिश इंडिया में अपने 1915 में आने के बाद? किसने ये एडवाइस किया गांधी जी को? कौन इतने इंटेलिजेंट पर्सन थे जिन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बस ये चीज ध्यान रखना। फैक्ट है, अब मैं इसमें क्या बताऊं। ठीक है, तो इन्होंने एडवाइस किया था गांधी जी को कि वो एक ईयर इंडिया को ट्रैवल करें, तब उनको इंडिया की रियलिटी के बारे में पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रणजीत सिंह के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? रणजीत सिंह के बारे में हमें बतानी है कुछ कुछ स्टेटमेंट्स। बोल रहे हैं कि टू इम्प्रूव लैंड रेवेन्यू ही ब्रॉट ड्रास्टिक चेंजेस इन सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू प्रोमोलगेटेड अर्लियर बाय मुगल्स। बोल रहे हैं जो मुगल्स ने का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसने बहुत सारे चेंजेस लाए उसमें करने के लिए। ही बिल्ट अ पावरफुल डिसिप्लिन एंड वेल इक्विप्ड आर्मी अलोंग यूरोपियन लाइंस। ही सेट अप मॉडर्न फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। तो इन्होंने क्या क्या किया था आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या। बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू में बिल्कुल चेंज नहीं किया था। जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था वही इनका चल रहा था। ठीक है, और बिल्कुल गलत है ये कि ये हुआ था। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल वेल इक्विप्ड आर्मी यूरोपियन लाइंस से बनाई थी। फिर इन्होंने मॉडर्न फैक्ट्रीज जो थी वो कैनन्स की लाहौर में लगाई थी। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो थर्ड सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट होगा किस मिसल थे? शुक्राचार्य शुक्र चाकिया मिशल से थे ये। शुक्र चाकिया मिशल से थे। इनके टाइम पे दो मतलब वो भी हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सॉरी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 1809 में। और एक हुई थी ट्रिपार्टाइट ट्रीटी 1838 में जो उन्होंने साइन की थी। ठीक है, तो मेनली यही है इनके बारे में। रंजीत सिंह के बारे में मोटा मोटा ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई हमारे 25 क्वेश्चन सही हो गए हैं। ठीक है, सही हो गए इन द सेंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो। ठीक है, तो शेयर करना तो आपका हक बनता ही है। ठीक है, तो शेयर तो आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट शेयर करने के बाद। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस सेशन के बारे में बताना है, कांग्रेस सेशन के बारे में।
बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पे जो रिजोल्यूशन था वो 1929 में लाहौर सेशन में पास किया गया था। ठीक है ना, लाहौर सेशन में पास किया गया था। और दूसरा बोल रहे हैं कि पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था वो फैजपुर सेशन में 1936 में पास किया गया था। आप सभी को पता होगा भाई कि पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन बहुत फेमस रिजोल्यूशन है, ये 1921 में पास किया गया था लाहौर सेशन में। ठीक है, लाहौर सेशन में। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो 19 पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था वो 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि फैजपुर सेशन में था। थर्ड बोले फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी 1929 में था, बिल्कुल भी नहीं, ये लाहौर सेशन में नहीं थे। फंडामेंटल राइट्स का जो रिजोल्यूशन था आप सभी को पता होगा 1931 में किया गया था। 1931 में हुआ था, कराची सेशन था। कौन सा था? कराची सेशन था। और वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो थे इसके प्रेसिडेंट, वो थे इसके प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का, फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी का, और एक और चीज हुई थी, मतलब क्या नाम लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब एक अलग रिजोल्यूशन आया था इकोनॉमिक पॉलिसी पे, रिजोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी पे एक रिजोल्यूशन आया था, वो आया था 1936 में। 1936 में एक हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, फैजपुर सेशन। फैजपुर सेशन और किस चीज के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये फैजपुर सेशन, पहला जो गांव में सेशन हुआ था ये। ठीक है, कांग्रेस का जो पहला रूरल सेटिंग में जो वो हुआ था, सेशन हुआ था, वो था फैजपुर सेशन। जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे। और क्या नाम लेते हैं, ये था फैजपुर सेशन। यहाँ पे क्या नाम था, ऑल इंडिया किसान सभा और कांग्रेस दोनों ने मिलके मतलब अपना सेशन किया था, ये भी चीज ध्यान रखना। बहुत सारे किसानों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और यहीं पे नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर। ठीक है, तो यहीं पे इसी सेशन के बाद क्या किया गया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी। उसके प्रेसिडेंट किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर की गई थी। किसके अंडर की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर की गई थी। तो पता होना चाहिए सारी चीजों के बारे में। कांग्रेस कौन सा सेशन, तो आज हमने 3 सेशंस तो देख लिए, कहाँ कहाँ पे हुए पता होने चाहिए तीनों के तीनों। ठीक है, अभी याद कर लेना उनको। ठीक है, मैं बार बार थोड़ी ना रिपीट करती रहूंगी कि मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा यही रिपीट करती हूँ, नहीं भाई, अलग चीजें रिपीट करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें बताना क्या है? हमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है, तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और उसके लिए मेरे को स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का मतलब क्या है? सबसे पहले आ जाता है राजगोपालाचारी फॉर्मूले का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजगोपालाचारी फॉर्मूला? देखो आप इसका आंसर लगाओ, क्या था उसका ऑब्जेक्टिव, आंसर लगाओ जल्दी से। ठीक है, तो मेन क्या था? मुस्लिम लीग का कॉर्पोरेशन को, कांग्रेस का कॉर्पोरेशन, ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेंटर पे बन जाए। अभी हमने कौन सा पढ़ा था? अभी मैंने बताया था देसाई लियाकत पैक्ट। वो भी तो यही कर रहा था ना, दोनों के बीच में, ताकि पैक्ट हो जाए, कैसे ना कैसे सेंट्रल में गवर्नमेंट बन जाए, तो वही था। इनका भी मेन मतलब मेन चीज वही थी। 1944 में, 19 कब बैठा था ये? 1944 में कांग्रेस मतलब लीग के कॉर्पोरेशन के लिए बैठा था। गांधी जी ने इस फॉर्मूले को सपोर्ट किया था। ठीक है, और जबकि जो वीर सावरकर थे उन्होंने इसको कंडेम किया था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसने किसको सपोर्ट किया था? राजगोपालाचारी फॉर्मूले को गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने सपोर्ट दिया था। और वीर सावरकर ने इसको क्या किया था? बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, कंडेम किया था इसको। इसमें इसके बाद कौन सा आया? देसाई लिया, मैंने बताया था इसके बाद आया था देसाई लियाकत पैक्ट। और उसके बाद कौन सा आया था? उसके बाद आया था हमारा वेवल प्लान। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा वेवल प्लान। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, मेन पॉइंट्स क्या थे इसके? ये बोल रहे थे कि मुस्लिम लीग जो है वो इंडोर्स करे कांग्रेस की डिमांड को इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब वो उसको मान ले। पहली चीज तो ये बोल रहे थे कि मतलब कांग्रेस जो है वो मतलब मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की डिमांड को मान ले। दूसरी चीज, मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेंटर में बनने में। ठीक है, अब वॉर के बाद जितनी भी पॉपुलेशन है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, वो डिसाइड कर लेगी प्लेबिसाइड से कि कहाँ पे सोवरेन स्टेट बनना चाहिए और कहाँ पे नहीं बनना चाहिए। भाई प्लेबिसाइड ये डिसाइड किया जाए,
ठीक है, अभी छोड़ दो, वॉर के बाद हम देखते हैं। और इसके अलावा अगर पार्टीशन को स्टेप किया जाए तो एग्रीमेंट कर लिया जाए दोनों के बीच में कि हम ज्वाइंट डिफेंस मतलब कॉमर्स और कम्युनिकेशन मतलब ज्वाइंट करेंगे, तीन चीजें हमारी ज्वाइंट होंगी और उसके अलावा हम अलग हो जाएंगे। तो ये इन्होंने कुछ बोला राजगोपालाचारी जी ने कि अभी आप सेंटर में सरकार बना लो, वॉर जब खत्म होगा तब हम एक प्लेबिसाइड करवा लेंगे और उसके बाद अगर पार्टीशन की मानेगी तो पार्टीशन कर लेंगे, लेकिन डिफेंस कम्युनिकेशन और जो कॉमर्स है उसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये उन्होंने बोला था। ठीक है, किसने एक्सेप्ट किया किसने नहीं किया। जिन्ना ने ऑब्जेक्ट इस पे भी ऑब्जेक्ट किया, क्यों क्यों बोला कि इन्होंने बोला ना कि हम प्लेबिसाइड करवा लेंगे। इसने बोला कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में प्लेबिसाइड करवा। उन्होंने बोला प्लेबिसाइड जो होगा ना वो सारी पॉपुलेशन का नहीं होगा, केवल मुस्लिम्स वहां पे वोट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मतलब कैसे सही हो सकती है अगर वहां पे हिंदू मतलब कोई भी मतलब जो दोनों ही अगर कम्युनिटीज या सारी जितनी भी कम्युनिटीज हैं वहां पे सारी ही वोटिंग करेंगी तभी वैसा हो सकता है। तो ये चीज बोली गई। दूसरी चीज क्या थी कि भाई ठीक है, प्लेबिसाइड का उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने कॉमन सेंटर, ये जो इन्होंने बोला ना कि हम कॉमन सेंटर बना लेंगे और ये चीज ज्वाइंट कर लेंगे और अलग कर लेंगे, तो इन्होंने ये भी नहीं माने कि हम कॉमन सेंटर भी नहीं बनाएंगे। वो तो टू नेशंस ही चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि भाई टू नेशंस ही होने चाहिए, मेन बात ये थी। ठीक है, तो ये चीज थी मेनली कि बस यही था मेन। तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था, तो ये था भाई। ठीक है, तो ये था। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हमें बताना है HMIS तलवार वेंट ऑन स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। बोल रहे हैं कि HMS तलवार जो है वो नेवल रेटिंग HMS तलवार क्यों उस पे गई थी, मतलब उस पे ये 1946 में गई थी फरवरी में। ठीक है, तो क्यों गई थी, तो देखो इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया था। इन्होंने प्रोटेस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी किया था, अनपैलेटेबल फूड के अगेंस्ट भी किया था। न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर इन्होंने मतलब मेनली ये नहीं किया था। ये चीज ध्यान रखना, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर नहीं किया था इन्होंने। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसमें हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑल्सो इनको चलो देखो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनके साथ फूड इनको वैसा दिया जा रहा था। इनको इनको जो है ना याद रखना, इनको जो है ना पे भी कम दी जा रही थी। इनसे जो थे मीनियल टास्क करवाए जा रहे थे। सुपीरियर ऑफिसर जो थे वो इनको अब्यूज भी करते थे, अब्यूज भी करते थे। ठीक है, और क्या नाम लेते हैं, इंडोनेशिया में जो ट्राई मतलब जो ट्रूप्स थी उनको बोल रहे थे कि भाई वहां से विड्रॉ करो हमारी ट्रूप्स को। इन्होंने ट्राई कलर को होस्ट भी किया था जिसमें क्रिसेंट हैमर और सिक्कल का निशान था फ्लैग में। ठीक है, तो वो चीज इन्होंने वो भी की थी। तो आईएनएस तलवार के बारे में ये चीज थी। 46 में फेब्रुवरी 1416 में इन्होंने मेनली स्ट्राइक की थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हमें बताना है प्राइस कैप कोएलिशन के बारे में, उसकी उसके मेंबर्स कौन कौन है। ठीक है, प्राइस कैप कोएलिशन, सबसे पहले प्राइस कैप कोएलिशन जो थी वो किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, किसने स्टार्ट की थी, तो याद रखना प्राइस कैप कोएलिशन G7 कंट्रीज और EU है। ठीक है, तो G7 कंट्रीज में कौन कौन मेंबर्स हैं वो देख लो भाई आप, G7 में का कौन कौन पार्ट है। ठीक है, तो G7 का कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड नहीं है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, और कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, कौन होगा, कनाडा है। ठीक है, जर्मनी है, उसके बाद इटली है, जापान है, यूएसए है, यूके है। ठीक है, ये सारी कंट्रीज प्राइस को मतलब कोएलिशन में आते हैं। इन्होंने मतलब ये क्यों है, इन्होंने मतलब मेन की बात क्या है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्राइस कैप लगा देंगे रशियन ऑयल पे। क्योंकि मॉस्को क्या कर रहा है, यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, तो इसके कारण ये क्या करेंगी, वहां से जो बिकने वाला ऑयल है उस पर प्राइस कैप लगा देंगी कि उससे ज्यादा का तेल वहां से कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, ये चीज। लेकिन रशियन गैस पे ये बैन नहीं है, केवल ऑयल पे, रशियन ऑयल्स पे ये बैन लगाया गया है। ठीक है, प्राइस कैप लगाई गई है। मतलब केवल मतलब उस प्राइस कैप से नीचे ही मतलब जो भी कंट्रीज को साइन करेंगी वो इससे नीचे ही मतलब जो भी ऑयल है उसको खरीद पाएंगे, उससे ऊपर उनको नहीं खरीदना। ये चाहते हैं कि भाई चाइना, इंडिया और टर्की भी इसको ज्वाइन करें, लेकिन हमने तो इनको ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। तो न्यूजीलैंड इसमें नहीं है, सेकंड उसमें नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी।
और मेरे ख्याल से हो भी गई है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च की है एक मतलब रीच आउट स्कीम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो हमें उसकी सब स्कीम बतानी है, रीच आउट स्कीम की सब स्कीम्स क्या है। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या है सब स्कीम्स बतानी है। सबसे पहले बोल रहे हैं, सबसे देखो, सबसे पहले रीच आउट स्कीम का पता चल गया क्या है। रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिसर्च इन अर्थ साइंस में है, बिल्कुल ये रिसर्च इन अर्थ साइंस है। किसकी सब स्कीम है? इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल मैन पावर इन अर्थ सिस्टम है, ये है। ठीक है, इसके अलावा बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट है, बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट है। ठीक है, इसके अलावा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क है। इसके अलावा आउटरीच एंड अवेयरनेस है, एंड R&D है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, जो भी आई मतलब जैसे कि इंस्टीट्यूट, जैसे कि IITM हो गया, INCOIS हो गया, वहां पे मेनली इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर क्या हो गया? डी, मतलब ये सारी स्कीम्स इसके अंडर आती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हमें बताना है रेडोम टेक्नोलॉजी के बारे में, सिरामिक रेडोम टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? सिरामिक रेडोम टेक्नोलॉजी। सिरामिक क्या होता है? सिरामिक याद रखना, सिरामिक एक नॉन मेटोलिक, सॉरी मेटोलिक बोल रही हूँ, नॉन मेटोलिक इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, जो मेनली जो नेचुरल क्ले है उसके हीटिंग से प्रोड्यूस होता है, या फिर और भी मिनरल्स के हीटिंग से प्रोड्यूस होता है। हाई, जब हम उनको हाई टेम्परेचर पे करते हैं, जैसे कि पोट्री होगी, टाइल्स होगी, जब उसको हम हाई टेम्परेचर पे मतलब गर्म करते हैं ना, तो उससे ये नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक मतलब सॉलिड मटेरियल निकलता है। बहुत ज्यादा एक्सीलेंट इंसुलेटर का काम करता है ये। ठीक है, किसका है? इंसुलेटर है, नॉन मेटल है। ठीक है, ध्यान रखना, और हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है ये। ठीक है, रेडोम्स, अब ये बोल रहे हैं रेडोम्स। रेडोम्स आर स्ट्रक्चर्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन एंटीना फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मतलब ये टेक्नोलॉजी मतलब रेडोम्स को बनाने में यूज की जाती है, जिसमें सराउंडिंग इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर दे रेडोम। तो ये चीज हमें बतानी है एंटीना को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है भाई 31 का। सेकंड बोल रहे हैं ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है ताकि शील्डिंग मिसाइल्स बनाई जा सके, ताकि उनको ओवरहीट ना हो सके। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आपको इसके प्रॉपर्टी से पता ही चल गया होगा। ठीक है, ये इंडिजिनियसली डेवलप की गई है। किससे किसने डेवलप किया? रिसर्च सेंटर एमिरेट ने, RCI ने इसको मतलब डेवलप किया है। ठीक है, DRDO की लेबोरेटरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, मेनली मतलब मिसाइल्स के लिए, मिसाइल्स वर्ल्ड की अक्रॉस द मिसाइल्स के लिए रिसर्च सेंटर एमिरेट, वहां से ये डेवलप की गई है इंडिजिनियसली। ठीक है, तो ध्यान रखना सिरामिक रेडोम टेक्नोलॉजी क्या है। तो सिरामिक मतलब सिरामिक क्या है और रेडोम क्या है। रेडोम का पता चल गया, सिरामिक का पता चल गया। टेक्नोलॉजी किसमें यूज होती है? इसमें यूज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जर्नल इलेक्शन जो 1945 में हुए उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजोरिटी सीट्स जीत ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1945 के इलेक्शन में। दूसरे बोल रहे हैं मुस्लिम लीग ने बंगाल, पंजाब और सिंध में अपनी मतलब जो है वो सीट्स जीत ली। तो आपको पता है ना कहाँ पे ये चीज है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए क्या, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजोरिटी ऑफ द सीट्स जीत ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन मुस्लिम लीग ने बोल रहे हैं कि बंगाल में, पंजाब में और सिंध में पावर एज्यूम कर ली। देखो, बंगाल में और सिंध में तो कर ली, ठीक है, बंगाल में और सॉरी पंजाब में बोल रही, बंगाल में और सिंध में तो कर ली, तीन जगह है ना। तो बंगाल में कर ली और सिंध में कर ली। यहाँ पे तो इनको लगभग मतलब 86% मुस्लिम वोट मिले। ठीक है, 30 सीट्स इनको मिले। पंजाब में जो थी वो यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली की कोalition बनी थी। किसकी? पंजाब में किसकी थी? यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली की कोalition बनी थी खिजर हयात खान के अंदर। किसके अंदर? खिजर हयात खान के अंदर उन्होंने पावर में आ गए थे। नॉन मुस्लिम वोट की बात करें तो कांग्रेस को 91% नॉन मुस्लिम वोट मिले थे, और टोटल सीट्स में तो 57 आउट ऑफ 102 वोट्स जो थे सेंट्रल असेंबली में उन्हीं को मिले थे, मतलब मेजर मेजोरिटी उन्हीं की थी। ठीक है, तो कांग्रेस फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसका मतलब गलत है कि मुस्लिम लीग जो थी बंगाल में और सिंध में तो थी, लेकिन पंजाब में कोalition गवर्नमेंट बनी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। तो जब 1945 के जनरल इलेक्शन हुए तो वहां पे किस
कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट बनानी है, तो आंसर हमारा क्या हो गया ए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर मतलब 33 पे। और 33 पे करने के लिए हमें स्क्रीन नंबर 2 पे आना पड़ेगा, और स्क्रीन नंबर 2 पे शायद हम आ गए हैं, और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 1 सेकेंड गाइस, 32 तो हो गया, 33 पे आना है। ठीक है, अब हमें बताना है कौन से पीजेंट मूवमेंट से कौन सा लीडर एसोसिएटेड है। ठीक है, 1 सेकेंड मैं देख भी लेती हूँ। ठीक है, तो कि कहाँ पे है, स्क्रीन आई कि नहीं, आ गई है भाई। ठीक है, 33 में बताना है पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में बताना है, पीजेंट मूवमेंट के बारे में। देखो पीजेंट मूवमेंट में कौन सा लीडर एसोसिएटेड, अब लीडर्स के बारे में तो आप ही बताओगे ना भाई कौन सा लीडर एसोसिएटेड है। ठीक है तो सबसे पहले है कि कुक का मूवमेंट, कुक का मूवमेंट में याद रखना राम सिंह थे। ठीक है, बाबा राम सिंह थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। दूसरे बोले रामोसी पीजेंट रेबेलियन, आप सभी को पता होना चाहिए रामोसी और किसान सभा मूवमेंट में कौन थे। देखो किसान सभा मूवमेंट आप सबको पता, यूनाइटेड प्रोविंस की यूनाइटेड किसान सभा मूवमेंट में गौरी शंकर मिश्रा थे, इंदु नारायण द्विवेदी थे। ठीक है, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी कुछ ऐसे थे। तो ये गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, ये सारे मतलब यूपी किसान सभा से थे, मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। तो ये तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमें गलत दे ही रखी है, थर्ड गलत दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, रामोसी पीजेंट में वासुदेव बलवंत फाड़के थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं, और कुका में बाबा राम सिंह ही थे। तो ये लीडर्स की बातें चल रही हैं, तो पता होनी चाहिए कौन से किस पीजेंट मूवमेंट में कौन से लीडर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा आंसर क्या हो गया, ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है क्रोनोलॉजी कब कब बनी है, ये सभाएं कब कब बनी है। ठीक है, पता होना चाहिए। अब सबसे पहले रामकृष्ण मिशन कब बना है, 1897 में। ठीक है, विवेकानंद जी ने बनाया था। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन और सोशल वर्क के लिए है, अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों के लिए। आतिमी सभा जो थी वो 1851 में, 51 बोल रही हूँ, 1815 में बनी थी, जो कि मतलब राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी कलकत्ता में। ठीक है, किसने, राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में बनाई थी। ठीक है, उसके अलावा फिलोसॉफिकल मतलब सोशल डिबेट्स के लिए मेनली बनाई थी। उसके अलावा है सत्य शोधक समाज, ये सत्य शोधक समाज सबको पता ज्योतिबा फुले ने बनाया था। कब बनाया था, 1873 में बनाया था, फॉरवर्ड क्लासेस के लिए, फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये है। अब कौन सी कब बनी है आपको सीक्वेंस में तो लगा ही दोगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। सबसे पहले ये आत्मा समाज, उसके बाद आई हमारी सत्य शोधक समाज, उसके बाद आया रामकृष्ण मिशन। ठीक है, हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। और अब की बार क्रोनोलॉजी अच्छे से कर लेना, अब की बार क्रोनोलॉजी से आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, हमें बताना है 35 में इंडियन नेशनलिस्ट क्या डिमांड थी, इंडियन नेशनलिस्ट की 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में क्या क्या डिमांड्स थी, इंडियन नेशनलिस्ट की क्या क्या डिमांड थी, हमें वो बतानी है। ठीक है, और इसके सारे ऑप्शन आप देख लो भाई, यही है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, बोल रहे हैं कि सबसे पहले बोल रहे रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट, बोल रहे टेक्सटाइल के इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी को बोल रहे थे कम कर दो। देखो इंडियन नेशनलिस्ट क्या बोल रहे होंगे, हमारे सामान ज्यादा खरीदो, मतलब इंडियन जो बना सामान है वो ज्यादा खरीदो, बाहर से आने वाले सामान पे इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा दो, उसको महंगा बना दो ताकि यहाँ के लोग उसको ना खरीदें। तो इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाने नहीं बढ़ाने के बारे में बात चल रही थी, ना कि घटाने के बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होंगे नेशनलिस्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं अफगानिस्तान में एक्सपेंशन मत करो, बिल्कुल बोल रहे थे। राइट टू बियर आर्म्स एंड रिडक्शन, बिल्कुल ये बोल रहे थे, आर्म्स और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम कर दो, हाई एक्सपेंडिचर फेमिन रिलीफ पे दो, और सेमी मिलिट्री वॉलंटरी ग्रुप्स में इंडियंस को भी ज्वाइन होने दो। तो सारी स्टेटमेंट सही है, अदर सारी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, हमें बतानी थी करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग है, क्योंकि मतलब वो नहीं बोल रहे होंगे, ये सबसे सिंपल आंसर था। तो क्या क्या डिमांड्स होंगी नेशनलिस्ट की, इसमें तो कुछ करना नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो जाता हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के लिए मेरे को स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, जो कि हो गई मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रोनोलॉजी। अब फिर देखो फिर से क्रोनोलॉजी है कि भाई कौन सी चीजें कब हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले है गांधी मतलब इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में। ठीक है, उसके बाद कराची का रिजोल्यूशन अभी हमने किया था, मतलब कराची का रिजोल्यूशन कब हुआ, 1931 में ही हुआ है। देखो एक चीज ध्यान रखना, लेकिन जो ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ है ना, ये 5 मार्च को हुआ है।
लेकिन जो ये कराची का रिजोल्यूशन हुआ है ये 29 मार्च को हुआ है, ठीक है। और भगत सिंह का एग्जीक्यूशन 24 मार्च को हुआ है 1931 में ही। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ये मतलब सितंबर से दिसंबर में हुई है, तो इसको तो मान लो दिसंबर में, ठीक है। ये तीनों चीजें मार्च में हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इसीलिए पूछा गया है इतनी पास पास की डेट्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कब कब हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दिसंबर में हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सितंबर से दिसंबर में 1931 में, ठीक है। तो गांधी इम्पैक्ट 5 मार्च, और ये कराची रिजोल्यूशन 29 मार्च, और भगत सिंह का मतलब जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो 24 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो अब आप सीक्वेंस में तो लगा ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर डी। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसा अगर आ गया तो कैसे कर पाओगे, ऐसे ही कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो कि कौन सा चीज पहले हो रही है कौन सी बाद में हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बताना है भाई, देख लेते हैं क्या क्या बोल रखा है। हाँ, ठीक है। बोल रहे हैं कि इन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ डायर की मतलब लेके आए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। बोल रहे हैं कि डायर की जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लेके आए थे, और 1935 के एक्ट में। तो आप सभी को पता है डायर की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लेके आई गई थी वो 1919 के एक्ट में लाई गई थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले ही रॉन्ग कर दोगे। सेकंड बोले इसमें अलाउ किया गया था गवर्नर्स को टू विटो लेजिस्लेटिव एक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। बिल्कुल, ये गवर्नर को अलाउ किया गया था, विटो पावर उनको दी गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। और भी बहुत सारा मतलब सारा लगभग कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1935 के एक्ट से ही लिया गया है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन एक फीचर ये भी था। तो क्वेश्चन नंबर 37 फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी, ठीक है। अब जाते हैं इक्लिप्स पे। इक्लिप्स और उसके रीजन क्या क्या है, ठीक है। इक्लिप्स और उसके रीजन क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले है हमारा कि सबसे पहले है हमारा कि देखो एनुलर एक्लिप्स, फिर है पार्शियल एक्लिप्स, और उसके बाद है हाइब्रिड एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स में क्या होता है याद रखना, केवल एक स्मॉल रिंग लाइक सिल्वर ऑफ लाइट दिखती है सन के डिस्क से। पार्शियल इक्लिप्स में क्या होता है, परफेक्टली अलाइन नहीं होता। मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ तो जाता है, लेकिन परफेक्टली अलाइन नहीं होता। हाइब्रिड में क्या होता है, अर्थ के कर्वेचर के कारण होता है। हाइब्रिड जो है अर्थ के कर्वेचर के कारण होता है, और ये तब होता है जब मतलब हाइब्रिड है, मतलब ये क्या है, मतलब एनुलर और पार्शियल का मतलब हाइब्रिड है, ठीक है। एनुलर और पार्शियल का हाइब्रिड है ये। टोटल का और एनुलर का मतलब हाइब्रिड है। टोटल एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। क्या होता है, जब मून कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है ना सन को, उसको बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स क्या होता है, जब मून टोटल सन को वो कर देता है, ठीक है, जब टोटल कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है सन को, ठीक है। तो उस टाइम पे दिन में क्या बनता है, बेले बीड इफेक्ट आता है, डायमंड रिंग इफेक्ट आता है। जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है तो क्या आता है, एक डायमंड रिंग इफेक्ट। तो डायमंड रिंग इफेक्ट किससे एसोसिएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायमंड रिंग इफेक्ट या फिर बेले बीड इफेक्ट, बेले बीड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। टोटल सोलर एक्लिप्स के साथ एसोसिएटेड है ये, ठीक है, ध्यान रखना इनको। एक सेकेंड, बच्चा पार्टी। तो भाई ये देखो, ये है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, ये है टोटल सोलर एक्लिप्स, और ये है एनुलर सोलर एक्लिप्स। ये तीनों डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं कि कैसे कैसे होते हैं। देखो, डायमंड रिंग इफेक्ट या फिर बेले बीड्स इफेक्ट ये होता है, ठीक है। एनुलर सोलर एक्लिप्स क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, ठीक है। ये आपको दिख गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट एनुलर पार्शियल हाइब्रिड एक्लिप्सिस के बारे में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड तो जो है वो कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये, वन सेकेंड, अरे 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। केवल थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 38। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है। ये है हमारा 39, और उसके लिए आई थिंक मेरे को स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। स्क्रीन नंबर 1 तो है ही, स्क्रीन नंबर 2, ठीक है। तो अभी मेरे को बताना है किसके बारे में, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में बताना है, और पता नहीं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमें बतानी है। और ये देखो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले बोल रहे हैं डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे डायरकी को लाया गया था। तो आपको पता होगा मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में,
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये बोल रहे हैं कि डायरकी को सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया गया था, बिल्कुल भी नहीं। डायरकी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कहाँ पे लाई गई थी? प्रोविंसेस में लाई गई थी। कहाँ लाई गई थी? प्रोविंसेस में लाई गई थी 1919 के एक्ट में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत दे रखी है तो आप आंसर ही देख लो डायरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है। 2 एंड 3 हमारा आंसर है। इसका मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड थे और कांग्रेस लीडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फेवर में थे इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करने के, ठीक है। तो ये था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में। अगर आपको एक स्टेटमेंट भी अच्छे से पता है ना, तो मतलब कम से कम आप ये चीजें याद रख लो, 2 स्टेटमेंट आपको और पता चलेगी उसके बारे में, ठीक है। तो हमें मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी, ठीक है। कैसे मैंने आंसर किया वो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताना है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? ये थी, 3 चीजें दे रखी हैं और उसके बाद हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है किसके बारे में। सबसे पहले द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। बोले ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एलाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। सब्सिडरी अलायंस में बिल्कुल यही था। इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशन, बिल्कुल ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट रहेगी। द एलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, बिल्कुल बिल्कुल ब्रिटिश की परमिशन से ही वो कर सकते हैं। और किसने स्टार्ट की थी? वेलिस्ले ने। किसने स्टार्ट की थी? वेलिस्ले ने स्टार्ट की थी। तो यही है मेनली सब्सिडरी अलायंस। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही दे रखे हैं। समझने के लिए 3 ही स्टेटमेंट जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी, क्योंकि पूछा क्या है? करेक्ट आंसर पूछा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी, सब्सिडरी अलायंस के बारे में था, ठीक है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 41 पे। और 41 के लिए मेरे को अपनी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन होगी है चेंज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। आईएनए के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट पोस्ट आईएनए ट्रायल में के बाद क्या पूछ रहे हैं? क्या एटीट्यूड चेंज हुआ था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का? ब्रिटिशर्स का क्या चेंज एटीट्यूड हुआ था ट्रायल्स के बाद? आईएनए के ट्रायल्स के बाद क्या चेंज हुआ था? सबसे पहले बोल रहे हैं यूएसए एंड सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियन डिमांड, बिल्कुल बाहर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मैनी मेंबर्स ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी विच रिप्लेस द लेबर पार्टी सपोर्टेड कांग्रेस डिमांड, बोल रहे हैं कि याद रखना, बोल रहे हैं कि मेनी मेंबर्स ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी विच रिप्लेस द लेबर पार्टी, नहीं, याद रखना कंजर्वेटिव वर रिप्लेस्ड बाय लेबर पार्टी, ठीक है। लेबर पार्टी आई थी और कंजर्वेटिव गई थी, तो लेबर पार्टी रिप्लेस नहीं हुई थी। तो ये स्टेटमेंट उल्टी दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग है। थर्ड है लॉस ऑफ फेथ इन इंडियन पर्सनल्स फॉर सप्रेसिंग द इंडियन, बिल्कुल उनको अब विश्वास नहीं रहा था मतलब इंडिया के लोगों पे। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट दिख रहा है? सेकंड तो रॉन्ग ही है, फर्स्ट एंड थर्ड हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। और क्यों हुआ ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। मतलब मेनली क्यों हुआ है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? अरे एक सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 था ये, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में बात करनी है। ये किसके किसके लिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट? जल्दी जल्दी से बताओ। अभी इसकी 25th एनिवर्सरी आई थी, 1998 में साइन हुआ था ये, ठीक है। ताकि वायलेंस खत्म किया जा सके नॉर्दर्न आयरलैंड में, अमंग दोज, मतलब जो चाहते थे कि वो यूके के साथ रहें एंड जो चाहते थे कि आयरलैंड के साथ रहें। तो पता ही चल गया होगा गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किसका था? ब्रिटिश और आयरलैंड के बीच में था, ठीक है। ब्रिटिश और आयरलैंड के बीच में था। एक मतलब बहस को खत्म करने के लिए था कि कौन किस में जाना चाहता है, ठीक है। उसके लिए था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। इसकी टर्म क्या थी? ये थी कि भाई मतलब जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट रहेगा और रेफरेंडम के बाद जो दोनों साइड्स हैं वो मतलब आयरलैंड को ज्वाइन कर सकती हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में जो पीपल हैं उनको इरिश मतलब सिटीजनशिप भी मिलेगी, ब्रिटिश नेशनलिटी भी मिलेगी, दोनों की मिलेगी, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड को नई गवर्नमेंट बनाई जाएगी बट यूके उसके सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स मतलब सारी चीजें देखेगा, लॉज इमाइग्रेशन लॉज ये सारी चीज यूके देखेगा, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना गुड फ्राइडे एग्रीमेंट नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच का एग्रीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 1998 में हुआ था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 भी। This city, which lies on the coast of Bay of Bengal, was granted on leave by local Raja to the company in 1639. The Raja authorized East India Company to fortify the place, to administer it and to coin money on conditions of repayment to him. तो हमें बताना है किसके बारे में बात चल रही है कि बोली कि ये सिटी जो बे ऑफ बंगाल पे लाई करती है,
ठीक है, बे ऑफ बंगाल पे। तो आप देख के ही बता दो कि सबसे पहले तो कौन सी है बे ऑफ बंगाल पे। सूरत तो है नहीं, ठीक है। ये मुसलीपट्टनम है, मद्रास है, ठीक है। अब वॉज ग्रांटेड ओनली बाई लोकल राजा टू दी कंपनी इन 1639 में दी गई थी। राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज किया कि वो फोर्टिफाई कर ले, उस प्लेस को एडमिनिस्टर कर ले और वहां पे पेमेंट लेने लग जाए। ये किस पे थी ये याद रखना, आपको फेमस याद रखना होगा, मद्रास, क्योंकि फोर्टिफाई करने को तो वहीं पे बोला था। और उन्होंने वहां पे सेंट जॉर्ज फोर्ट भी बनाया था, शायद आपको याद भी होगा। सेंट जॉर्ज फोर्ट जो था वो कहाँ पे बनाया गया था, फोर्टिफिकेशन कहाँ पे किया गया था, मद्रास में किया गया था, ठीक है। तो मद्रास में किया गया था। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री साउथ में कहाँ खोली थी, सूरत में 1611 में खोली थी, ठीक है। 1611 में साउथ में खोली थी पहली फैक्ट्री, तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो गया हमारा डी। जो ये चीज है उससे हमको पता लगाना है कि आपका आंसर कौन सा है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, क्या मैंने अपनी स्क्रीन चेंज कर रखी है? 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। भाई चेक चेक चेंज तो कर रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब आ जाते हैं 44 पे, और उसके लिए आई नीड टू चेंज द स्क्रीन, और शायद मैंने कर दिया है। और अब मैं आ जा रही हूँ 44 पे, तो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए भाई, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेकंड थे, और जो ये ब्रह्मदत्त थे वो थर्ड थे, याद रखना, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फर्स्ट पूछ ले, सेकंड पूछ ले, थर्ड पूछ ले, आपको आना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारी क्रोनोलॉजी, फिर से क्रोनोलॉजी बतानी है। अब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो मुस्लिम लीग ने पास किया वो 1940 में किया था, लेकिन कब किया था, मार्च 1940 में किया था, याद रखना। फिर है इंडिविजुअल सत्याग्रह कब लॉन्च हुआ था, ये भी 1940 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये हुआ था अक्टूबर 1940 में, ठीक है। उसके बाद आया हमारा प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर का प्रपोजल आया था हमारे पास अगस्त में, तो अगस्त के नाम से ही आपको पता चल गया। तो अब आप इसको सीक्वेंस में लगा सकते हो, 1940 की बात है सारी। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपको सीक्वेंस लगानी है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। मार्च फिर अक्टूबर, मार्च फिर अगस्त फिर अक्टूबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। महर्षि इनिशिएटिव के बारे में बताना है, महर्षि इनिशिएटिव के बारे में बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले बोल रहे हैं इसका मेन जो उद्देश्य है वो है रिसर्च और अवेयरनेस को प्रमोट करना आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन में। और सेंटर फॉर काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेद साइंस जो है इसका सेक्रेटरीट प्रोवाइड करेगा। याद रखना, महर्षि इनिशिएटिव आयुर्वेदा में नहीं, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन अलाइनमेंट, जो भी मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के साथ मिलके उसमें मतलब फोकस करेगा, उसकी रिसर्च एंड अवेयरनेस पे फोकस करेगा, ना कि आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है, आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे करेगा। इसका सेक्रेटरीट IIMR जो है ना, IIMR जो हैदराबाद है वो इसको देगा, ना कि आयुर्वेदिक साइंस इसको देगा। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग दे रखे। देखो बिल्कुल आपको महर्षि के नाम से लगेगा कि और आयुर्वेदा के बारे में ही होगा, बिल्कुल भी नहीं है। एग्रो फॉरेस्ट्री, फूड साइंस, न्यूट्रिशनल अलाइनमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसको टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ICRISAT ये प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये इसका इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स एंड मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स, मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस मतलब इंटरनेशनल ग्रेन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। 2023 में लॉन्च की गई थी, G20 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट जब मिले उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना ये महर्षि इनिशिएटिव क्या है, G20 में लॉन्च किया गया, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे। बोल रहे हैं कि 1510 में गोवा कैप्चर किया था बीजापुर के सुल्तान से किस पोर्टुगीज वायसराय ने, ठीक है, किसने किया था। तो अब नाम पता ही होना चाहिए भाई, अब क्या कर सकते हैं, अल्फोंसो एल्बरक्यूकी ने किया था, ठीक है। किसने किया था, एल्बरक्यूकी ने किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, किस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है। सबसे पहले ग्लोबल फूड पॉलिसी, ये बोल रहे हैं इसको रिलीज किया है FAO ने। तो याद रखना है इसको FAO ने रिलीज नहीं किया है, इसको रिलीज किया है IFPRI, मतलब इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको रिलीज किया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया है। डेटा थ्रेट रिपोर्ट को थेल्स ने किया है। तो ये स्टेटमेंट सही है,
वन सेकेंड। ठीक है गाइस, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो करेक्टली मैच्ड बतानी है तो डी है। ठीक है, तो कौन सी रिपोर्ट? डेटा थ्रेड रिपोर्ट, सेल्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, मतलब ये फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इन्होंने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। हमें बताना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, देख लेते हैं भाई जल्दी जल्दी से। हाँ, बोल रहे हैं कि इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट 15 अगस्त 1947 से ही मतलब घोषित कर दिया गया था इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट घोषित तो कर दिया गया था। सेकंड बोले इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय एंड एस्टेब्लिश्ड ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। यहाँ पे गवर्नर जनरल का ऑफिस खत्म कर दिया, मतलब ऑफिस एस्टेब्लिश कर दिया गया था, और वॉइसरॉय का ऑफिस अबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, थर्ड बोल रहे हैं कि इट अबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सारी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। बिल्कुल सारी स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे ब्रिटिश रूल का मेनली एंड हो जाता है। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। मिशन 50 के EV4 को क्या है? ये क्या है? मेनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें करनी है, वैल्यू चेन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री की। किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले मिशन 50 के EV4 को किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए कंट्री में ये स्टार्ट किया गया है, और ये किसने स्टार्ट किया है मेनली पता होना चाहिए, सिडबी ने। किसने? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। डायरेक्ट लोन्स इसमें दिए जा रहे हैं जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ताकि वो ई व्हीकल्स को खरीदें, डेवलपमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर को, बैटरी वगैरह को, इनको लोन्स इनडायरेक्ट भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 50 आंसर हो गया हमारा बी, ये स्कीम किसने चलाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50, तो आज के हमारे जो टोटल 50 क्वेश्चन है गाइज, वो हो जाते हैं कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर देना। एक सेकेंड गाइज, वन सेकेंड। और इसको वो करने से पहले शायद मैं आपकी स्क्रीन चेंज करना भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। और मेरे को क्या दिखाना है? देखो भाई, इसमें था सिडबी। ठीक है, इसमें मैं क्या बता रही थी, इसमें क्वेश्चन था ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाला। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लो आप। और इसके अलावा इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था ये कौन सी जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है। ठीक है, मैं भूल गई, सॉरी फॉर दैट। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, ये सारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार चेक कर रही थी, भूल जाती हूँ मैं। ठीक है, चेंज करना। तो इसी नोट पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, तो इसी ऐसे ही हम जितने भी है जनवरी जनवरी में लगभग जो है सोच रहे हैं कि विजन को खत्म करवा देते हैं। तो चलिए इसी नोट पे मतलब आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए डेली बेसिस पे इसी तरीके से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।